हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दिसंबर 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएसआईआर के देख चुके थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। इस क्लास में हम लोग जुलाई 2024 में जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट वन का, उसके क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आईडी 26। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आईडी 26। इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स। फर्स्ट ऑप्शन मिथाइलेट हिस्टोन H3, second option methylate histone H3 and H4, third option create DNase 1 hypersensitive sites, fourth option degrade histone subunit। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इज रैप्ड अराउंड अ कोर प्रोटीन। तो हमारी यहाँ पे हिस्टोन जो होती है वो प्रोटीन होती है यहाँ पे, और इस प्रोटीन के पूरे यहाँ पे रैप होता है डीएनए हमारा। इस दोनों, यहाँ पे जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की रिमॉडलिंग का मतलब है कि इनका जो अरेंजमेंट होता है उसमें चेंजेस लाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चार हिस्टोन जो ऑक्टामर है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। यहाँ पे दो हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे चारों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हिस्टोन डाइमर इजेक्ट कर दिया हम लोगों ने एक। तो ये एक तरीके का रीमॉडलिंग है। उसके बाद हमने इसमें से एक पूरा न्यूक्लियोसोम ही उठा के यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो इसे हम न्यूक्लियोसोम इजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स के पूरे ये न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स हैं। इसमें बोला क्या गया कि रीमॉडलर्स का इसमें से क्या इनमें से कर सकता है, तो वो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्रिएट डीएनएज वन हाइपरसेंसिटिव साइट्स। ये जो नीचे दे रखे हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियोसोम्स रीमॉडलर्स के जो टाइप होते हैं उनका फंक्शन है, वो लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल बिकॉज। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं G1 S G2 M, बोला जा रहा है इसमें एस फेज पर ही न्यू डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट ओनली एट द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो क्या डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एस फेज ऑफ सेल साइकिल में प्रेजेंट होते हैं? तो नहीं, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सभी फेजेस में प्रेजेंट होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। Origin recognition complex ORC recognizes origin only in the S phase। तो यहाँ पे ORC जो होता है वो तो हम जीवन पे भी तो देखते हैं, जीवन पे ही तो ORC का रिकॉग्निशन होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है एस फेज में दिया है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे जो ORC प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जहाँ पे हमारा आकर के बाइंड करता है हेलिकेज। तो ये जो होता है वो जीवन फेज में होता है। ये हेलिकेज की जो लोडिंग होती है ये हमारी जीवन फेज में होती है, और जो हेलिकेज का एक्टिवेशन होता है ये हमारा एस फेज में होता है। तो जीवन फेज में ORC का काम रहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद एमसीएम हेलिकेज गेट एक्टिवेटेड इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब यहाँ पे एमसीएम हेलिकेज एक्टिवेशन बोला है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्टिवेशन कहाँ पे हो रहा है, एस फेज में हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, एनसीएम हेलिकेजेस गेट एक्टिवेटेड इन जी1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं, अपोजिट दिए हुए हैं। इन दोनों में से ही हमें एक आंसर चूज करना था, तो हमने ये वाला कर लिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इन द जीवन फेज, यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस लिखे हैं उनके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, या आप रीड कर सकते हैं। Question ID 29. What is the correct order in which the following proteins are recruited during the DNA double stranded break repair in the prokaryotes? तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड ब्रेक का मतलब क्या है कि मान लो कि ये हमारा डीएनए है और इसमें कहीं से यहाँ पे बीच में ब्रेक हो चुका है, तो उसका जो रिपेयरिंग का जो सीक्वेंस है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब यहाँ इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये डीएनए यहाँ पे जो काई साइट है, काई साइट मतलब यहाँ पे हमारा जो डीएनए है वो किसी वजह से वहां पे डैमेज हो गया है। तो इस डैमेज को हमें अब रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पहले से प्रेजेंट होता है रेक बीसीडी कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो पहले से यहाँ पे काम तब फंक्शन आगे करेगा जब यहाँ पे वो इस साइड तक पहुंच जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पे रैक ए की लोडिंग हो जाती है। रैक ए जो होता है वो स्टैंड इन्वेजन कराने में
हेल्प करता है। यहाँ पे स्टैंड का इन्वेजन हो गया रेक ए के वजह से। उसके बाद रेक बीसीडी जो होता है उसका काम यहाँ पे क्या था, आके काय साइड पे लगना। तो रेक बीसीडी जो होता है उसके बाद वो अलग अलग करके डिसोशिएट हो जाता है, रेक बीसीडी की डिसअसेंबली हो जाती है। यहाँ पे रेक बीसीडी देखेंगे डायग्राम इसका, तो रेक बी, यहाँ सी डी, दो तीनों का क्या काम है, तो जो सी होता है उसका फर्स्ट काम होता है वो काय साइड पे आकर के असेंबल कराने का। उसके बाद 3:5 एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो बी का काम होता है, इसे हम स्लो हेलिकेज भी कहते हैं। और जो डी वाला होता है उसका काम होता है 5:3 एक्सोन्यूक्लियस। तो ये रेग बीसीडी है। ये क्वेश्चन जो है इससे पिछले साल में पूछा गया था। उसके बाद हमने फर्स्ट में देख लिया, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है। वो हम लोग जब नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि जो एसएसबी प्रोटीन्स होती हैं वो आके बाइंड करती हैं, जिसकी वजह से दोनों सेगमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे से चिपक ना जाए, इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड करती है। तो मतलब फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा एसएसबी, उसके बाद हो जाएगा रेग बीसीडी, देन आर यू रेक ए, उसके बाद RUVAB, देन उसके बाद RUVC। यहाँ पे जो RUVAB है, ए का काम क्या है, बी का काम क्या है। ए का जो काम है वो हॉलिडे जंक्शन को रिकॉग्नाइज करता है, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं हॉलिडे जंक्शन। उसके बाद जो बी का काम क्या है, ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन का मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पे ये पहले इतने में प्रेजेंट था, ये माइग्रेट होकर यहाँ तक मूव कर चुका है, तो इसे हम कहते हैं ब्रांच माइग्रेशन। तो यहाँ पे बी का काम ब्रांच माइग्रेशन होता है। जो सी होता है वो एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, वो हॉलिडे जंक्शन को क्लीव कर देता है। क्लीव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर तरीके से दो अलग अलग डीएनए के फ्रेगमेंट रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में आ जाते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, रेक ए, रेक बीसीडी, ये जो प्रोसेस है ये भी यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसएसबी बाद में नहीं आएगा, एसएसबी सबसे पहले आएगा यहाँ पे। तो एसएसबी रेक ए, रेक बीसीडी, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे जो है पॉलीमराइजेशन कराएगा, डीएनए लाइगेज जो है यहाँ पे लास्ट में स्ट्रैंड को जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई इज इनकरेक्ट। लैक ओपेरॉन, जब यहाँ पे फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब क्या है, जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कराने वाला है। तो यहाँ पे लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है। तो जब लैक्टोज नहीं है का मतलब होता है कि हमेशा लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो जब लैक्टोज लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे रिप्रेसर, ये जो यहाँ से ये जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर इन तीनों जीन के लिए है। यहाँ पे ये जो प्रमोटर है यहाँ पे वो जो है यहाँ पे आई जो इंड्यूसर है उसका प्रमोटर है। तो ये प्रमोटर फंक्शन करेगा और ये बनाएगा यहाँ पे क्या, रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर जो होता है वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है, इसकी एक्टिविटी को वो स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इनका ट्रांसक्रिप्शन होना था, यहाँ पे एमआरएनए बनना था, वो नहीं बनेगा जब लैक्टोज नहीं प्रेजेंट होगा। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज इंड्यूसर है यहाँ पे, रिप्रेसर एमआरएनए जो बनता है वो बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि रिप्रेसर की ही जीन है तो रिप्रेसर का एमआरएनए बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो है लैक्टोज आएगा और वो रिप्रेसर को इनहिबिट कर देगा और यहाँ पे जाकर के आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो जेड है, जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, वाई से परमीएज बनता है, ए से ट्रांस एसाइलेशन ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या गया, इनकरेक्ट पूछा गया इनमें से कौन सा है। एक और चीज यहाँ पे, जब हाई कंसंट्रेशन में लैक्टोज प्रेजेंट होता है सेल में, तो यहाँ पे साइक्लिक एएमपी जो है वो भी हाई कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन में कैप, कैप मतलब कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, ये दोनों जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ लैक्टोज प्रेजेंट होगा वहाँ ग्लूकोज का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी हमारा लैकोप्रोन ऑन होगा। अगर हम ऑफ की बात कर ले तो यहाँ पे लो लैक्टोज होगा और हाई ग्लूकोज होगा, तो ये हमारा ओपेरॉन जो है वो ऑफ माना जाएगा, क्योंकि ओपेरॉन जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है तो ओपेरॉन नहीं चलता है। फर्स्ट ऑप्शन है, द लैक ओपेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ द लैक रिप्रेसर एंड लैक एंड एक्टिवेटर प्रोटीन कैप।
तो रिप्रेसर और एक्टिवेटर प्रोटीन कैप जो है यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे जितने भी लिखे हैं लैक्टोज, ग्लूकोज, एटीपी, साइक्लिक एमपी कैप, ये सब जो है कंट्रोल करते हैं। तो हाँ, कंट्रोल करते हैं, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। द लैक ऑफ इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर एब्सेंट। यहाँ पे दोनों को एब्सेंट कर दिया है इन लोगों ने, तो यहाँ पे नहीं, हाईली एक्सप्रेस्ड नहीं होगा, यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट, ग्लूकोज तो एब्सेंट ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए था, तो ये हमारा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट पूछा था। द लैक ऑफ प्यूरान इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। जब लैक्टोज होगा, यहाँ पे लैक्टोज है, तो वो रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू दी ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पा रहा। ये हमारा ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग राइबोसोम एसोसिएटेड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डैमेज्ड एमआरएनए। तो डैमेज एमआरएनए की हमें क्वालिटी कंट्रोल करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है एमआरएनए डिग्रेडेशन। जब हम देख लेते हैं कि हमारा जो एमआरएनए है वो डैमेज है, तो हम उसका डिग्रेडेशन करा देंगे। उसके बाद नेसेंट प्रोटीन डिग्रेडेशन। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक एमआरएनए था, डैमेज था, उसकी वजह से आधी, मान लो इतना जो है वो सही था, उसके बाद का जो एमआरएनए था वो डैमेज था। यहाँ पे हमारी जो प्रोटीन बन रही थी वो भी हमारी क्या होगी, जो नेसेंट मतलब जो न्यू प्रोटीन बनी थी वो भी हमारी क्या होगी, खराब होगी। हमें उसका भी क्या कराना होगा, डिग्रेडेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद डिस इंगेजमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम एमआरएनए। अब यहाँ पर जो डैमेज एमआरएनए है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो हमें उस राइबोसोम को भी यहाँ से डिसोशिएट कराना पड़ता है। राइबोसोम एमआरएनए मोनोसोम डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक यहाँ पे ये एमआरएनए प्रेजेंट है और उस पर एक राइबोसोम लगा है, तो एक एमआरएनए पे एक राइबोसोम लगा है, इसकी डिग्रेडेशन हम करा रहे हैं, तो इसकी डिग्रेडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्या पता ये किसी एक ही प्रोटीन, क्या पता ये किसी एक ही का ट्रांसलेशन करा रहा है, क्या पता कोई एक ही प्रोटीन इसको बनानी हो यहाँ पे छोटी सी, तो ये हमें डिग्रेडेशन कराने की क्या जरूरत है, जब उस पे एक एमआरएनए पे एक राइबोसोम पड़ा हुआ है, तो ये इसका कोई फंक्शन होगा, क्या पता ये सही हो, इसलिए हमें इसको डिग्रेड कराने की जरूरत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन हमारा पूछा था, नॉट अकर ड्यूरिंग राइबोसोम, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर ओवर एक्सप्रेस्ड द फुल लेंथ जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ राइस GAPDH जीन अंडर अ CAMV35S प्रमोटर। ये जो है यहाँ पे CAMV35S, ये प्रमोटर है इन ट्रांसजेनिक राइस। बोला क्या जा रहा है, रिसर्चर ने ओवर एक्सप्रेस द फुल एंड जीनोमिक सीक्वेंस, उन्होंने क्या किया है, जो GAPDH है उसका जो है ओवर एक्सप्रेशन करा दिया है एक ट्रांसजेनिक राइस में, जिसका प्रमोटर है CAMV। तो मान लो कि ये जो यहाँ पे डायग्राम बना है, मान लो कि यहाँ पे CAMV है और इसमें उन्होंने GAPD का क्या करा दिया, ओवर एक्सप्रेशन करा दिया, ये जो है ट्रांसजेनिक राइस का ये जीनोम सीक्वेंस है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू कंफर्म ट्रांसजेनिक लाइंस यूजिंग PCR। Which one of the following option can be used to confirm transgenic lines using PCR? अब हम अगर पीसीआर करते हैं, पीसीआर में से हम कैसे पता चलेगा हमें कि जो यहाँ पे हमारा बन के आ रहा है वो ट्रांसजेनिक है कि नहीं है, वो ये वाला तो नहीं आ गया, या ट्रांसजेनिक वाला आया कि नहीं आया, या सिर्फ प्रमोटर आ गया, वो हमें पता करना है। यूजिंग एक्सॉन स्पेसिफिक प्राइमर ऑफ द GAPD एच जीन यूजिंग इंट्रॉन। देखो यहाँ पे हम तभी पता लगा पाएंगे जब यहाँ पे CAMV का प्रमोटर का भी कोई जो सीक्वेंस है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या पता CAMV कहाँ लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है फ्लोरेसेंस नहीं की है, जो यहाँ पे फ्लोरेसेंस शो करेगा हमें, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, सिर्फ PCR किया है हमने। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस यहाँ पे CAMV का प्रेजेंट है, वो यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो यहाँ पे
जीएपीडी का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। उसी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रांसजेनिक हुआ है। अगर ऐसा सेगमेंट हमें मिलता है जिसमें जीएपीडी और सीएएमवी दोनों का यहाँ पे मिक्सचर प्रेजेंट है, तो मतलब कि ट्रांसजेनिक होगा पीसीआर में। और दोनों का मिक्सचर तभी होगा जब यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर का यहाँ पे जो है बात होगा। तो एक्सॉन से हम पता नहीं लगा सकते खाली, यहाँ पे इंट्रॉन स्पेसिफिक प्राइमर का कोई मतलब नहीं है। एम्पलीफिकेशन ऑफ द प्रमोटर रीजन ऑफ द जीएपीडीएच, अब जीएपीडीएच का प्रमोटर रीजन एम्पलीफाई करके हम क्या करेंगे? यूजिंग CAMV35 as promoter specific forward and GAPDH specific reverse primers, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट सेट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर असेइंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या होगा? जो डीएनए से आरएनए बनता है तो हम इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम आता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आता है। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो डीएनए डिपेंड, आरएनए डिपेंडेंट, क्योंकि आरएनए के ऊपर डिपेंड है। किसका पॉलीमराइजेशन कराना है? तो डीएनए का कराना है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा क्या गया है यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ असेंग रिवर्स, तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए यहाँ पे? तो आरएनए का प्राइमर, आरएनए का प्राइमर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होगा। देखो, आरएनए का यहाँ पे स्ट्रैंड होना चाहिए, मतलब ये जो टेम्पलेट है वो आरएनए का होगा। यहाँ पे जो प्राइमर लगेगा वो डीएनए का होगा, क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो प्राइमर है वो डीएनए का लगेगा, डीएनए प्राइमर होना चाहिए। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो हमारे ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स होना चाहिए, मतलब डीएनटीपीज होना चाहिए। ट्राई न्यूक्लियोटाइड में ही हमेशा जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं, इसमें से पीपीआई जो है वो रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे डीएनएमपी जो है वो ऐड हो जाता है। तो आता तो ट्राई फॉर्म में ही है, तो हमें ट्राई चाहिए होगा। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए होंगी, आरएनए का टेम्पलेट, डीएनए का प्राइमर और डीएनटीपी। डीएनए का प्राइमर, डीएनटीपी, आरएनए का टेम्पलेट, बफर तो सभी में चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए। डीएनए मॉलिक्यूल है, कंप्लीटली ट्रांसक्राइब हुआ है यहाँ पे एमआरएनए में by RNA polymerase. The base composition of the DNA template strand is this. ये जो जो यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट स्टैंड है उसका बेस कॉम्पोजिशन दिया, मतलब जो यहाँ पे जी लिखा है वो यहाँ पे 24.1% है, सी जो है 18.5 है, ए जो है 24.6 है, और जो टी है वो 32.8% है। पूछा है बेस कॉम्पोजिशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। अगर आपने चारकॉफ रूल पढ़ा है तो वो जो है आरएनए मॉलिक्यूल पे फॉलो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम बेस कॉम्पोजिशन आरएनए का निकालेंगे। तो कैसे? यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो ये डीएनए टेम्पलेट स्टैंड का दे रखा है, टेम्पलेट का देखो, डीएनए में दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसमें एक हमारा होता है टेम्पलेट और एक होता है नॉन टेम्पलेट। नॉन टेम्पलेट होता है उसी को हम कोडिंग कहते हैं। कोडिंग का मतलब क्या होगा कि जो आरएनए का सीक्वेंस होगा, मान लो कि इसका सीक्वेंस GATC है, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आएगा वो ए CUAC का यहाँ पे G हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम डीएनए के बाद में देखें तो डीएनए में यहाँ पे CTAG, ये सीक्वेंस आएगा डीएनए में। और ये सीक्वेंस किस में हो रहा है? हमारा एमआरएनए में। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो यहाँ पे एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ, ये सीक्वेंस अगर आप सीक्वेंस मैच करेंगे तो यहाँ पे देखो सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, तो ये नॉन टेम्पलेट से मैचिंग कर रहा है, लेकिन टेम्पलेट से मैचिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो टेम्पलेट का जो यहाँ पे जी है उसका अपोजिट यहाँ पे सी आएगा। तो यहाँ पे जो जी, जितने भी अमाउंट में जी प्रेजेंट होगा 24.1%, तो यहाँ पे सी हमारा जो है 24.1% होगा। यहाँ पे देखो, जो जी है 24.1 है,
तो इसका जो जी है वो सी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करता है, इसका जो सी है वो जी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करेगा, तो ये जितना सी होगा उतना जी होगा, जितना ए होगा उतना यू होगा, और जितना टी होगा उतना ए होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया। अब ऑप्शंस मैच कर लीजिए, जी जहाँ पे 18.5 आ रहा है, यहाँ पे सी 24.1, ए 32, यू 24.6। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉरी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द क्रोमोसोम इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका सर्कुलर यहाँ पे डीएनए होता है। मोस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम आर सर्कुलर, ठीक है। हाउ एवर इन फ्यू बैक्टीरिया लीनियर क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट, ठीक है, कुछ में लीनियर देखा जाता है। ऑल द बैक्टीरियल सिस्टम आर नोन टू हैव सिंगल क्रोमोसोम्स। क्या यहाँ पे सभी बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है? सभी में? यहाँ पे ऑल की बात की जा रही है, ये हमें थोड़ा बहुत सा लग रहा है कि नहीं, हाँ सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी में हो, कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं। सम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंटेन इन्हांसर लाइक एलिमेंट होता है। क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरिया स्टेबलाइज बाय हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स, तो स्टेबलाइज किए जाते हैं। उसके बाद ऑप्शंस पूछा करेक्ट, तो ऑप्शन हमारा ए सी डी, ए सी डी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ क्लासिकल हुक्सटीन बेस पेयरिंग। वॉटसन क्रिक की पेयरिंग हमें पता है, ए के साथ टी और सी के साथ जी किस तरीके से पेयर करता है, इनका कौन सा बॉन्डिंग जो वो पेयर में यहाँ पे पेयरिंग करता है। जैसे कि अगर आप वॉटसन क्रिक पढ़ेंगे तो उसमें सारी में एंटी पेयरिंग होती है। जब आप लोग ए डीएनए बी डीएनए और जेड डीएनए का डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जो जेड डीएनए दोनों में एंटी पेयरिंग होती है, ए में भी और बी में भी, लेकिन जो जेड डीएनए उसमें सिन की पेयरिंग देखी जाती है, और वो सिन की पेयरिंग जो होती है सिर्फ प्यूरिन के केस में देखी जाती है, पैरामिडिन में नहीं देखी जाती है, मतलब ए और जी में ही चेंजेस होते हैं। अगर आप यहाँ पे वॉटसन क्रिक में जो टी है यहाँ पे थाइमीन, उसका देखो यहाँ पे 4 और 3 पे बॉन्डिंग हो रहा है, 4 और 3 से। हुक्सटीन में देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है 3 और 4 से पेयरिंग होता है सेम। यहाँ पे जिस तरीके से साइटोसिन में है, यहाँ पे सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे भी सेकंड थर्ड और फोर्थ से पेयरिंग है, सेम है। लेकिन जो यहाँ पे प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन है। तो जो प्यूरिन है यहाँ पे उसमें चेंजेस होते हैं। ये वॉटसन क्रिक का हुक्सटीन में देखेंगे तो प्यूरिन में चेंजेस है। अगर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, ये है राइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे ये आपका बेस प्रेजेंट है। ये जो है इस तरीके से बेस लगा होता है राइबोस शुगर पे। अगर इधर देखेंगे तो जो एडेनिन है, एडेनिन का जो 6th और जो फर्स्ट पोजीशन है वो थायमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है, मतलब कि एडेनिन का जो 6th पोजीशन है ये वाला, और एडेनिन का फर्स्ट पोजीशन है ये वाला। ये वाला यहाँ पे थायमिन का जो स्ट्रक्चर बना होगा ऐसे करके, वो थायमिन के साथ पेयरिंग करता है, फोर्थ और थर्ड के साथ। ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा, तो यहाँ पे पेयरिंग करेगा। लेकिन हुक्सटीन में जब हम देखते हैं, तो हुक्सटीन के केस में यहाँ पे पेयरिंग में, जैसे ये जो यहाँ पे हुक्सटीन में देखेंगे तो यहाँ पे जो 7th पोजीशन है यहाँ पे वो पेयरिंग में रहता है, मतलब जो 7th पोजीशन है ये पेयरिंग में जाएगा यहाँ पे थर्ड वाले के साथ, C3 के साथ यहाँ पे। तो ये बस थोड़ा सा चेंज रहता है यहाँ पे एंटी और सिन का। हुक्सटीन में जो देखा जाता है वो सिन पेयरिंग देखी जाती है प्यूरिन के केस में। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एंटी ए बेस पेयर विथ एंटी टी, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे सिन ए बेस पेयर विथ एंटी टी होना चाहिए, तो यहाँ पे सिन ए बेस पेयर विथ एंटी टी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे एंटी जी के बारे में, तो यहाँ दोनों में यहाँ पे एंटी एंटी लिखा, अगर यहाँ पे जी की जगह पे एंटी जी की जगह पे यहाँ पे सिन जी प्रेजेंट होता तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होता। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे सिन होना चाहिए था, बाकी थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी, गिवन बिलो आर
few statements related to enzymes and their functions in molecular reactions. Alkaline phosphatase remove 3' phosphate from DNA and RNA. ये जो यहाँ पे जितने भी जैसे अल्कलाइन फॉस्फेट, S1 न्यूक्लियस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज और यहाँ पे टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज तो हम पीसीआर में पढ़ते हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे दिए हैं ये सब हम लोग मॉलिक्यूलर जो टेक्निक्स हैं डीएनए रिकॉम्बिनेशन उन सब में ये यूज होते हैं। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का यहाँ पे फॉस्फेटेज का मतलब होता है फॉस्फेट रिमूव करना, काइनेज का मतलब होता है ऐड करना, फॉस्फेट फॉस्फेट ऐड करना। एल्कलाइन फॉस्फेट जो है रिमूव करेगा फॉस्फेट को 3' फ्रॉम द डीएनए आरएनए। तो देख लेते हैं कैसे रिमूव कर रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये डीएनए का स्टैंड है, डबल स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे 3' OH है, 3' पे OH प्रेजेंट होता है, 5' पे फॉस्फेट है, 5' पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब रिमूव कर रहा है फॉस्फेट। फॉस्फेट जब रिमूव करेगा तो कहाँ से करेगा, 5' से करेगा। यहाँ पे दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में 3'। तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे लिखे नहीं है, थर्ड फोर्थ, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। S1 nucleases remove single stranded region from partially double stranded DNA. S1 nucleases remove single stranded region from partially double stranded। partially double stranded का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ही यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड प्रेजेंट है, आधा जो बाकी है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड को कट करके हटा देता है। तो यहाँ पे जब इधर आप आएंगे इस तरफ तो देखेंगे S1 न्यूक्लियस जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये एंजाइम S1 न्यूक्लियस आया, उसने क्या किया यहाँ से कट कर दिया, यहाँ दोनों साइड से कट करके यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ब्लंट एंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, मतलब यहाँ पे हमारा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 5' end labeling of DNA molecule can be done by using polynucleotide kinase which transfers a 32p labeled phosphate group to 5 end of the dephosphorated DNA। 5' end पे बोला है, ट्रांसफर करता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, फॉस्फेट को ऐड करता है 5' एंड पे बोला जा रहा है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, ये सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है, ऐड करेगा फॉस्फेट। तो हम यहाँ पे फॉस्फेट पहले ही हटा दिया हुआ था, ये जो डायग्राम यहाँ पे बना है हमने इसको यहाँ पे लिया है। यहाँ पे फॉस्फेट नहीं प्रेजेंट है तभी तो फॉस्फेट ऐड करेगा। जब यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, यहाँ पे एडिशन होगी, तो एडिशन कहाँ पे होगी, फॉस्फेट हमें पता है 5' एंड पे होती है। सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 3:5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ टैग पॉलीमरेज रिलीजेस द रिपोर्टर फ्रॉम 3 एंड ऑफ द टैग मैन प्रोब इन qPCR। 3:5 बोला है यहाँ पे, आप देखेंगे 5:3 डायरेक्शन जो होती है वो मानी जाती है, यहाँ पे 3:5 नहीं होती है। तो अगर आप इसको रीड करेंगे यहाँ पे, इट synthesizes DNA in 5:3 डायरेक्शन विच इज अ स्टैंडर्ड डायरेक्शन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे हीट रेजिस्टेंस, एक्सपोनेंशियल एम्पलीफिकेशन और लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग ये देखा जाता है। टैग पॉलीमरेज रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर which is crucial for PCR. During PCR, tag polymerase facilitated exponential amplification of the specific DNA। और ये जो सारी है ये टैग पॉलीमरेजेस की फंक्शन है यहाँ पे, कि उसका क्या क्या फंक्शन है। 5:3 डायरेक्शन में करता है रेप्लिकेशन, उसके बाद हीट रेजिस्टेंस होता है, एक्सपोनेंशियल, लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग उसमें नहीं प्रेजेंट होती है। 3:5 यहाँ पे नहीं देखा जाता एक्टिविटी ऑफ टैग पॉलीमरेजेस। तो डी ऑप्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ, बी एंड सी। यहाँ पे दिया हुआ है बी एंड सी, यहाँ पे बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 88, द रेशियो टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ टोटल आरएनए कंटेंट वाज मेजर्ड इन ईस्ट। बोला क्या गया है, टोटल प्रोटीन और आरएनए का कंटेंट मतलब प्रोटीन अपॉन आरएनए मेजर किया गया है ईस्ट में इन लॉग फेज ड्यूरिंग ग्रोथ in minimal media and in minimal media supplemented with amino acid cocktail। कॉकटेल का मतलब क्या, मिक्सचर यहाँ पे प्रेजेंट है अमाइनो एसिड के साथ का, लॉग फेज में देखा जा रहा है।
तो ये जो फेज होती है नीचे वाली, इसे हम लैग कहते हैं। ये लॉग होती है, ये स्टेशनरी। और ये वाली जो नीचे जाती है वो डिक्लाइन। लॉग फेज में क्या किया है इन लोगों ने, मेजर किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट inference from above information? In minimal media, proteins are degraded at a higher rate. प्रोटीन जो हायर रेट पे डिग्रेड हो रहे हैं, हमें नहीं पता अभी। In amino acid supplement culture condition, fewer ribosomes are simultaneously active on a single transcript. In minimal media, amino acid availability limits protein translation टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन ट्रांसक्रिप्शन। ये कुछ आंसर सही सही लग रहा है। अमाइनो एसिड सप्लीमेंटेशन रिड्यूसेस आरएनए सिंथेसिस बाय मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू। इसमें हमें कोई इसका मतलब नहीं है। तो अ मिनिमल मीडिया अमाइनो एसिड अवेलेबिलिटी, देखो यहाँ पे बोला गया था ना कि अमाइनो एसिड की यहाँ पे कॉकटेल बनाई है इन लोगों ने। तो अगर अमाइनो एसिड ज्यादा होगा, उसके वजह से हमारी प्रोटीन की ट्रांसलेशन जो है वो बढ़ेगी। अगर यहाँ पे अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी कम होगी, तो प्रोटीन की ट्रांसलेशन यहाँ पे जो है वो कम हो जाएगी। तो हमारी अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा प्रोटीन और आरएनए का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रोटीन और आरएनए का जो रेशियो दिया है वो इंक्रीज होता जाएगा लॉग फेज जैसे जैसे इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स बनती जाएंगी, प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन हाई होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट रेट्रोपोसोम्स वाज क्लोन्ड अंडर द इंटायर गैलेक्टोज इंड्यूसिबल प्रमोटर। ये प्रमोटर जो है वो गैलेक्टोज का लिया गया। द कंस्ट्रक्ट एज शोन बिलो वाज इंसर्टेड इन द ईस्ट जीनोम टू स्टडी द ट्रांसपोजिशन इवेंट। जो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट दिखाया जा रहा है, इसको इंसर्ट किया था ईस्ट के जीनोम में ट्रांसपोजिशन को पढ़ने के लिए कि ट्रांसपोजिशन हुआ है कि नहीं हुआ। Cell grown in the presence of glucose or galactose led to increase in copy number of the transposons. The transposed copies will be same as the number of inserted in the genome. The transposed copy cannot transpose further. The transposed copy will not respond to either glucose or galactose in the media. अब देखो रेट्रोपोसोम्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम हमारे पास एक डीएनए प्रेजेंट होता है। हम उस डीएनए से आरएनए बनाते हैं और इस एमआरएनए से दोबारा से डीएनए बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो जीनोम यहाँ पे प्रेजेंट है, हमें हमारे पास यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, हमें यहाँ पे एक और डीएनए जो है यही वाला ऐसे इसी का कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करना है अगर। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें रिमूव भी नहीं करना चाहते, पर यहाँ पे चाहते कि यहाँ पे भी डीएनए आ जाए। तो इसको बिना रिमूव के यहाँ पे डीएनए लाने को हम कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये रिमूव भी नहीं होगा और यहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम इसका एमआरएनए बनाएंगे, इसका एमआरएनए बनाएंगे, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से फिर से डीएनए बनाएंगे। तो हमारा ये वाला डीएनए बन जाएगा सेम ऐसा ही। फिर हम उसे उठा के लेके पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी एंड पेस्ट जो होता है, रेट्रोपोसोम्स कहते हैं उसको। यहाँ पे रेट्रोपोसोम्स की बात की गई, तो कॉपी एंड पेस्ट होगा। कॉपी एंड पेस्ट होगा। मान लो इसमें जो थे टोटल 10 यहाँ पे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट थे, 10 यहाँ पे डीएनए के सेगमेंट प्रेजेंट थे अलग अलग सीक्वेंस के। अब क्या हो गए, 11 हो गए। तो यहाँ पे कॉपी नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया हमारा। ऑप्शन सेकंड में देखेंगे, ट्रांसपोसोम ट्रांसपोज्ड कॉपी विल बी सेम एज कंस्ट्रक्ट इंसर्टेड इन द जीनोम। तो सेम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांसपोज कॉपी कैन नॉट ट्रांसपोज फर्दर, तो हम इसे फर्दर ट्रांसपोज क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद सेल ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज लेड टू इंक्रीज इन कॉपी नंबर ऑफ ट्रांसपोसोम्स। तो ट्रांसपोसोम्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो बस एक तरीके से ओपेरॉन है ना। यहाँ पे ग्लूकोज गैलेक्टोज से कोई फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन का बिल्कुल अपोजिट लास्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज पॉल ए हैज हाई fidelity बट लो प्रोसेसिविटी। डीएनए पॉलीमरेज ए है, उसकी हाई fidelity होती है, लो प्रोसेसिविटी होती है। हाई fidelity का मतलब है कि वो बिल्कुल जो है वो करेक्ट 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 वो फिल करता है, लेकिन धीरे धीरे काम करता है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट काम करता है। पॉल बी वहीं पे जो होती है उसकी लो fidelity होती है, वो इनकरेक्ट काम करता है। जैसे यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे गलती कर दी, फिर काम कर रहा है, यहाँ पे गलती कर दी, लेकिन उसकी प्रोसेसिविटी बहुत हाई होती है। वही काम अगर यहाँ ये मान लो कि बीटा का है, वही काम अगर अल्फा का होगा तो वो इतना ही बनाएगा, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट बनाएगा। ये स्लो है और ये क्या है, फास्ट है। In vitro reactions for DNA synthesis using limiting amount of DNA pol A pol B were set to further characterize the enzymes according to the following scheme। ये ट्यूब दे रखी है, यहाँ पे पॉल ए पॉल बी डाला हुआ है, बोला क्या गया 20 मिनट्स में बना, 40 मिनट्स में बना। ठीक, T7 DNA, यहाँ पे T3 DNA। क्वांटिफिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ T7 एंड T3 DNA सिंथेसाइज। अब यहाँ पे जो है इन दोनों में से कौन सा डीएनए ज्यादा बनेगा बोला गया है, इन दोनों में से। तो डीएनए पॉल अल्फा मतलब स्लो प्रोसेसिविटी, धीरे धीरे काम करेगा, मतलब उसको ज्यादा टाइम चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा टाइम चाहिए होगा, और उसने बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में काम किया, तो ज्यादा टाइम में करेक्ट सीक्वेंस में वो T3 बना पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें वो T3 बनाएगा, ज्यादा। कम क्या बनाएगा, T7 बनाएगा। डीएनए पॉल बी की बात की गई है, पॉल बी को क्या चाहिए, कम टाइम चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे लो टाइम, बहुत ही कम टाइम चाहिए, और वो बहुत फास्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम टाइम क्या, 20 मिनट्स में वो T7 का बहुत जल्दी जल्दी कर देगा, और 20 मिनट्स में वो 2 बार T7 का कर देगा पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे 40 मिनट्स में T3 बोला गया, तो सबसे पहले यहाँ पे किसका हो जाएगा, T7 का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन T7 का अमाउंट क्या होगा, हाई होगा। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ट्यूब 1 विल हैव मोर T3 DNA, ट्यूब 1 विल हैव मोर T3 DNA, एंड ट्यूब 2 विल हैव मोर T7 DNA। तो ये जो ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये वाले क्वेश्चन है शिफ्ट टू जून 24 के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।